द स्टडी लैब। आज हम हमारी बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज में यूनिट 1 अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। इस यूनिट में सबसे पहला चैप्टर है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सिंपल और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इन लॉगरिथम्स सबसे पहला टॉपिक है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का। तो देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म एग्जैक्टली है क्या। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल खेल लेते हैं। एग्जांपल है 2, यहाँ पे लेट्स से 5। ओके, तो ये क्या है, एक नंबर है। ओके, 2 लिखा है, उसके ऊपर हेड के बाजू में 5 लिखा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली है क्या, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर। ओके, अभी इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं, और उससे भी पहले ये समझते हैं इसको पढ़ते कैसे। ठीक है, ये ऐसा तो नहीं है 25 तो नहीं है, ये अलग है, 2 है और ऊपर 5 है। तो इस केस में हम कैसे पढ़ेंगे इसको, 2 रेज टू 5 कैसे पढ़ेंगे, 2 रेज टू 5। इसका भी आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि एग्जैक्टली ये कैसे लिखा हुआ है, इसके ऊपर है या थोड़ा साइड में है। ठीक है, इसे समझने के लिए अगर मैं लिखूं ये बॉक्स अगर 2 है तो ऊपर का जो छोटा बॉक्स है वो 5 होगा, तो साइड में थोड़ा सा। ओके, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अभी समझते हैं कि ये जो 2 रेज टू 5 है एग्जैक्टली क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये एक नंबर है तो इसकी क्या वैल्यू है। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये एग्जैक्टली है क्या, आइए देखते हैं। तो ये जो 2 रेज टू 5 है ये होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार 2 है, 5 है ऊपर, इसलिए 5 टाइम्स हम 2 लिखोगे, वो बीच में आएगी मल्टीप्लीकेशन से। ओके, अभी तक इसकी वैल्यू हमने निकाली नहीं। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वो नंबर 2 रेज टू 5। तो आइए देखते क्या है उसकी वैल्यू। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये इसका आंसर क्या है, 32। तो ये जो 2 रेज टू 5 हमने लिखा था इसकी वैल्यू कितनी है, 32। तो बेसिकली 2 रेज टू 5 एक नंबर है जिसकी वैल्यू क्या है, 32। इज इट क्लियर। ऐसा ही एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, लेट्स से एक नंबर है आपके पास 3 रेज टू 4 3 रेज टू 4। तो क्या करोगे आप, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स होगा 3। और इसकी वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सिंपल, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 81। तो 3 रेज टू 4 क्या है आपका, इक्वल टू 81। ओके, अब ये तो आपने देख लिया, इसको पढ़ते हैं 2 रेज टू 5। अभी देखते हैं 2 को क्या कहते हैं और 5 को क्या कहते हैं। 2 जो है आपका, दिस इज योर बेस, दिस इज योर बेस। 2 को क्या कहेंगे हम, बेस। और ये जो 5 है इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडेक्स। ये जो टर्म है ऊपर की नंबर, उसको हम कभी पावर कहते हैं, कभी इंडेक्स कहते हैं, या फिर कभी एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इंटरचेंजेबली नाम यूज करते हैं उसका। इज इट क्लियर। और इसकी जो वैल्यू है ये, इसे हम कहते हैं वैल्यू या फिर रिजल्ट। ओके, इज इट क्लियर। तो ऐसे जो नंबर्स हैं 2 रेज टू 5, 3 रेज टू 4, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ नंबर। ओके, तो बेसिकली 81 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा है, 3 रेज टू 4 के फॉर्म में लिखा है। इज इट क्लियर। तो आइए और एग्जांपल लेते हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको इसको क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो कैसे करोगे, सिंपल, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इसकी वैल्यू कितनी है, 16। क्लियर है। और अगर आपको इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है तो पहले ये चेक करो इसमें बेस क्या होगा। 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका बेस क्या होगा, 2। आपने लिख दिया 2। ओके, और कितने टाइम से 2 यहाँ पर, 1 2 3 4। तो इसकी पावर क्या आएगी, 4। 2 raised to 4 is the exponential form of what, 16। तो this will be equal to 16। तो ये हो गया आपका
एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू निकालनी है आपको तो कैसे करोगे, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इज 125, तो इसका वैल्यू कितना आया 125। इज इट क्लियर? और इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर लिखना है तो पहले बेस पता करो, बेस क्या है, यहाँ पे 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका बेस कितना होगा 5, आप लिख दो 5। कितने टाइम्स है 1 2 3, 3 टाइम्स है तो रेस टू 3 इक्वल टू वैल्यू क्या है 125, तो ये एक हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है? उसी तरीके से 6 इंटू 6, 6 का कितना होता है 36, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, इस केस में बेस है 6, कितने टाइम्स है 1 2, तो लिखो 2 यहाँ पे इक्वल टू 36, तो ये हो गया आपका तीसरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझा हो। तो अभी हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए उसके। तो अभी हम देखते हैं कि लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या है। ओके, अगर दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स हैं और उनके बीच में कुछ मल्टीप्लिकेशन साइन है या फिर डिवीजन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमको कुछ लॉस पता होने चाहिए। ठीक है, तो पहला है आपका प्रोडक्ट लॉ। पहला है आपका प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, लेट्स से हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल नंबर है a रेज़ टू m और वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे नंबर से, वो है a रेज़ टू n, तो इसका आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द आंसर विल बी a रेज़ टू m प्लस n। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक नंबर है 3 रेज़ टू 2, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज़ टू 5 के साथ। एक एक्सपोनेंशियल नंबर दूसरा एक्सपोनेंशियल नंबर, वो बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन। तो इस केस में सबसे पहले चेक करना है कि दोनों के बेस सेम है क्या, हाँ है, तो पहले आप बेस लिख दो। फिर जो पावर है फर्स्ट टर्म की और जो सेकेंड टर्म की पावर है, दोनों को क्या करो, ऐड करना है। ऐड कब करना है, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तभी। ओके, तो ये क्या होगा 2 + 5, तो आंसर क्या आएगा आपका, दिस विल बी 3 रेज़ टू 7। तो आंसर क्या है 3 रेज़ टू 2 इंटू 3 रेज़ टू 5 का 3 रेज़ टू 7। ये है आपका प्रोडक्ट लॉ। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 रेज़ टू 2 इंटू 5 रेज़ टू 3, तो ये क्या होगा 5 रेज़ टू 2 + 3, इसका आंसर होता है 5 रेज़ टू 5। ये कब कर पाते हैं हम, जब दोनों के बेस सेम है तभी हम पावर ऐड करते, कब, जब उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन हो। तो ये है आपका प्रोडक्ट लॉ। ओके, उसी तरीके से दूसरा टर्म है आपका, दूसरा लॉ है क्वोशंट लॉ। आइए देखते हैं वो क्या है। क्वोशंट लॉ क्या है, अगर आपके पास एक एक्सपोनेंशियल नंबर है और उसको डिवाइड कर रहे हैं दूसरा एक्सपोनेंशियल नंबर, तो क्या होता है देखते हैं। जैसे कि a रेज़ टू m डिवाइड बाय a रेज़ टू n, एक तो ऐसा, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है a रेज़ टू m अपॉन a रेज़ टू n, दोनों का मीनिंग एक ही है। ओके, पहला एक्सपोनेंशियल नंबर डिवाइड बाय दूसरा एक्सपोनेंशियल नंबर। तो इस केस में भी आपको पहले ये चेक करना है कि ये जो न्यूमरेटर में एक टर्म है, न्यूमरेटर मतलब ऊपर की टर्म, डिनोमिनेटर मतलब डिवीजन की नीचे वाली टर्म। ओके, तो ये जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है, दोनों के बेस सेम है क्या, वो चेक करना है। अगर बेस सेम है तो पहले आप लिख दो बेस ए, इस केस में दोनों के ए है, तो ऊपर वाली जो इंडेक्स है या फिर पावर है, इसमें से नीचे वाली की जो पावर है वो माइनस करनी है, तो m माइनस है। ओके, इज इट क्लियर? काफी सिंपल है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए एक, जैसे कि 5 रेज़ टू 4 अपॉन 5 रेज़ टू 2। अगर ये एक सम है तो बेस्ड ऑन दिस ये क्या होगा 5 रेज़ टू 4 माइनस 2, क्योंकि दोनों के बेस सेम है तो हमने बेस लिख दिया, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर एक ही है हमने, तो आंसर क्या आएगा 5 रेज़ टू 2। इज इट क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3 रेज़ टू 3 अपॉन 3 रेज़ टू 2। अच्छा, यहाँ पे दिखेगा नहीं आपको, तो थोड़ा साइड में लिखता हूँ। ओके, एक और एग्जाम्पल अगर लेंगे यहाँ पे
तो क्या होता है 3/3 अपॉन 3/2। तो ये क्या होगा, बेस सेम है, लिख दिया, ऊपर की वैल्यू पावर माइनस नीचे की पावर कितनी 2 है सॉरी, तो ये कितना होता है 3/1। इज इट क्लियर? काफी सिंपल है, ये है आपका प्रोडक्ट लॉ नहीं रे बाबा, क्वोशिएंट लॉ। थर्ड लॉ जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल का, वो है पावर लॉ। तो पावर लॉ के अंदर लेट्स से हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ओके, और इस एक्सपोनेंशियल नंबर के पावर में, ये तो नंबर है ही, ब्रैकेट है, और उसके ऊपर n है, ठीक है, तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू a रेज टू, ये दोनों आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, m इंटू n। अब इसी भी समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया 3/2, इस नंबर का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको ब्रैकेट है और उसको पावर है, ओके, तो वो है लेट्स से 4। तो क्या होगा इसका आंसर 3 दिस इंटू दिस 2 इंटू 4, तो ये होगा 3/2 4 जा 8, ओके, 3/8। एक और एग्जांपल अगर लोगे, लेट्स से 5/2 और बाहर है 3, तो ये क्या आने वाला है 5/2 इंटू 3, दिस विल बी 5/6। इज इट क्लियर? काफी सिंपल है, 1 बाय 1 हम सारे लॉस कवर करते हैं, मतलब 6 से 7 लॉ है, 3 तो हमने कवर कर ही ली है तुरंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, भले ही हम एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम में थोड़ा कम यूज करेंगे, ठीक है, बट ये आपका एक बेसिक कवर करता है जो कि डेरिवेटिव में काम आएगा, आगे की जितनी यूनिट्स है, इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, उसमें भी काम आता है। इसको हल्के में मत लो, अच्छे से समझ लो। कुछ भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। चौथा लॉ है आपका पावर ऑफ प्रोडक्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि जब जो हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है a इंटू बी, सिंपल नंबर है, और इन दोनों को एक कॉमन पावर दी होगी m, ओके, तो इस केस में क्या होगा, ये जो पावर है दोनों को मिलेगी, इसे भी मिलेगी और इसे भी मिलेगी, तो ये होगा a/m इंटू b/m, a/m इंटू b/m। इसे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमारे पास कोई नंबर है 3/4 ठीक है, तो ये 2 जो पावर है इसे भी मिलेगी इसे भी मिलेगी, तो ये क्या होगा 3² इंटू 4², ओके। अभी आप बोलोगे इसको पहले मल्टीप्लाई किया फिर पावर लिया, तो क्या वो भी राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऐसा क्यों लिखने का, ऐसा भी दिमाग में आ रहा होगा ऐसे क्यों लिखा फिर हमने। देखो जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमको कुछ फॉर्म में आंसर्स चाहिए होते हैं, तो कुछ कट करने के लिए, ओके, कुछ सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्पल में आगे बढ़ने के लिए हमको कभी कभी ये लॉ यूज करना पड़ता है कि हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करके दोनों को पावर दे देते और ऐसे ही लिखते हैं, ओके। आपका जो डाउट था कि भाई 3 × 4 12 कर दो और उसका स्क्वायर ले लो, इसका जो आंसर आएगा वही इसका आंसर आने वाला है, ओके। तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 × 4 है रेज़ टू 3, तो ये क्या आएगा 5/3 इंटू 4/3, इसे बोलते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट पावर ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है, अभी सीखते हैं पावर ऑफ क्वोशिएंट। पावर ऑफ क्वोशिएंट भी काफी सिंपल है। लेट्स से हमारे पास एक a/b का फॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर है यहाँ पे कोई नंबर है और इन दोनों को एक कॉमन पावर है। इस केस में भी
ये जो पावर है दोनों को मिलेगी, a रेज टू m और b रेज टू m। ओके, इसे समझने की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 5/4 है और पावर 2 है, तो ये पावर 2 जो है 5 को भी मिलेगी और 4 को भी मिलेगी, तो ये होगा 5/2/4/2। एक और एग्जांपल अगर लेंगे तो 2/3 है, पावर आपका 5 है, तो ये क्या आएगा 2/5 3/5। ओके, 3/5। अभी नेक्स्ट है आपका जीरो एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट लॉ क्या है? लेट से हमारे पास कोई एक नंबर है और उसकी जो पावर है वो है 0। अब ये नंबर है मतलब क्या, a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब नंबर 0 भी हो सकता है ना, पर वो 0 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको a जो है दैट कैन बी एनी नंबर बट नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। कितनी आएगी 1। तो जीरो एक्सपोनेंट लॉ बोलता है एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 प्रोवाइडेड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एग्जाम्पल जो है इसका, लेट से 3/0 अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या आएगा 1। 5/0 अगर बोल रहा हूँ तो भी क्या आएगा 1। ओके, ये है आपका जीरो एक्सपोनेंट लॉ। अब लास्ट वाला जो है आपका वो है नेगेटिव एक्सपोनेंट लॉ। ठीक है, सेवन नंबर नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब इसे समझने के लिए लेट से एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई एक नंबर है जिसका बेस है ma और उसकी पावर है -m। अभी तक तो हम सारे पॉजिटिव नंबर देख रहे थे, पावर नेगेटिव भी हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, बट हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नॉर्मली नेगेटिव में पावर नहीं रखते आंसर के अंदर। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर इसकी पावर हमको पॉजिटिव बनानी है तो क्या करना होगा, देखो ये एक नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, तो a रेज टू माइनस m को हम लिख सकते हैं 1/a रेज टू m। 1/a रेज टू, मतलब क्या हुआ, ये जो न्यूमरेटर में टर्म थी बट न्यूमरेटर में होने के टाइम पे इसकी जो पावर थी वो नेगेटिव थी। तो ऐसे टर्म्स को हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि जो पावर की साइन है वो चेंज होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। तो a रेज टू माइनस m कैन बी रिटन एज 1/a रेज टू m। ओके, एक और एग्जांपल अगर ऐसा होगा समझो, फॉर एग्जांपल इसको एग्जांपल ले लेते चलो पहले 2 रेज टू -3 है। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 रेज टू 3। 1/2 रेज टू 3। इज इट क्लियर? अभी इसमें एक और चीज देखते हैं हम, अगर ऑलरेडी कोई एक्सपोनेंशियल नंबर डिनोमिनेटर में और उसकी पावर नेगेटिव, अगर ऑलरेडी कोई नंबर है जो कि डिनोमिनेटर में है और उसकी पावर -m है, तो इस केस में भी हम इसकी पावर पॉजिटिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में है ना, उसको न्यूमरेटर में भेजो और पावर जो थी उसकी साइन चेंज करो, तो ये क्या हो जाएगा, a न्यूमरेटर में आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ओके, -m था तो यहाँ पे क्या होगा +m, यहाँ पे आके क्या होगा +m। इसे भी एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट्स से 1/5 रेज टू -3 है, 1/5 रेज टू -3 है, तो ये क्या होगा 5/3। ओके,